Hello, kiddos. I am Gurmani Ismani and welcome to my channel. How are you all? तो गाइस आज मैं आप लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप लोग 6th क्लास में आ गए। आप लोग एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली पढ़ने वाली क्लास में आ गए हो। अब आप लोग बड़े हो गए हो तो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबली अपनी पढ़ाई को करना पड़ेगा। सो गाइस सबसे पहले आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोगों ने 4th और 5th में सोशल स्टडीज या फिर सोशल साइंसेस पढ़े हैं? मोस्ट ऑफ यू वुड से यस, हमने पढ़ा है। और काफी आप लोग, बहुत सारे आप लोग बच्चे कहोगे कि नहीं हमने नहीं पढ़ा। आप लोगों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने 5th क्लास तक ईवीएस पढ़ी। गाइस इसीलिए आप लोगों के लिए ये पढ़ना कि हमें सोशल साइंसेस क्यों पढ़नी है और सोशल साइंसेस किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज की वीडियो होने वाली है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंसेस एंड व्हाई डू वी हैव टू स्टडी सोशल साइंसेस। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इस थीम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं प्लेसेस को अर्थ के ऊपर, कितने ओशंस हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशन और कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं, और डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स और डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा थीम बी, दैट इज टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट। इस थीम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइमलाइन के बारे में, सोर्सेस के बारे में, हमें हिस्ट्री कैसे जानने को मिलती है, किन किन तरीकों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है उसके बारे में, इंडिया के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं भारत, और इंडस वाली सिविलाइजेशन किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई, कैसे स्टार्ट हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोगों को हो सकता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझ ना आए, बट जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे आप लोगों को सब कुछ समझ आने जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा थीम सी। थीम सी के अंदर आ जाता है कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज एंड ट्रेडिशंस, यानी कि हमारी कल्चरल हेरिटेज के बारे में हम उसके अंदर पढ़ेंगे और नॉलेज ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम इसके अंदर इंडिया की कल्चरल रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया का कल्चर किस तरीके से है, किस तरीके से शुरू होता है, कैसा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक से भले ज्यादा लोग, एक से भले दो, दो से भले तीन, है ना, आप लोगों ने सुना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी थीम डी। थीम डी के अंदर दिया हुआ है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। इसके अंदर हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अर्बन एरियाज की, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, रूरल एरियाज की, गवर्नेंस किस तरीके से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी थीम ई। थीम ई है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इसके अंदर हम वैल्यू ऑफ वर्क के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे आसपास उसके बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है अभी आप लोगों को थोड़ा सा डाउटफुल हो कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया, बट अभी मैं आप लोगों को जब ये आगे रीड करवाऊंगी तो आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। चले आगे, चलो। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखो, ये वाली जो पिक्चर दी हुई है, आप सबसे पहले इस पिक्चर को देखो। अब आप लोग कुछ नोटिस करो, क्या आप लोग इसके अंदर क्या क्या देख पा रहे हो, आप लोग नोटिस करो। इसके अंदर माउंटेन्स है, इसमें लेक है, इसमें ये रोड है, ये ग्रास है, ये ट्रीज है ना, ये सब कुछ है ना। चलो, अब ये एक हाउस भी है ना। अब आप लोग सोचो इसके बारे में कि ये जो लेक के अंदर वाटर है ये कहाँ से आ रहा है, ये जो रोड है ये किसने बनाई है और क्यों बनाई है, ये जो हाउस के अंदर लोग रहते हैं ये क्या एक्टिविटी करते होंगे, इन लोगों की हिस्ट्री क्या रही होगी, क्यों रहते हैं इस घर में, और इस घर में रहते हुए इनका फ्यूचर क्या होगा। एक बार सोचो और इन आंसर्स को अपने पास लिख के रखो, ठीक है। चलो, अब इन आंसर्स का समझने का क्वेश्चन, इन आंसर्स को फाइंड करने का, इन आंसर्स को मैंने आपसे क्यों फाइंड कराया है आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस, ओ ओ
हम्म, ये वाले जो क्वेश्चंस है ये किस तरीके से रिलेवेंट है हमारी सोशल साइंस के बारे में। हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं, है ना? और हर कोई मानता है कि ये वाला जो टाइम है ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम है हमारी। ये क्या हुआ है? ये क्या हो क्या? हम्म, हम लोग जो है वो 21st सेंचुरी में रहते हैं और हम सारे ये बात को एग्री करते हैं कि ये वाले जो 21st सेंचुरी का जो टाइम है ये कुछ ज़्यादा हम कह सकते हैं पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, है ना? ऑन द वन हैंड बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोग्रेस हो रही है टेक्नोलॉजी की, जो कि हमारी लाइफ को चेंज कर रही है बहुत सारे डिफरेंट वेज से। और दूसरी तरफ हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहा है ना? वॉर्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, राइजिंग सोशल टेंशन्स हो रही हैं। यानी कि हमारे आसपास के वर्ल्ड में टेंशन्स आ रही हैं, सोशल टेंशन्स हो रही हैं, आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि हथियारों से लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है ना? और जो हमारे प्लैनेट का नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ना? जो हमारे प्लैनेट का नेचुरल एनवायरनमेंट है वो देखो कितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कभी भी सर्दी सर्दी या तो ज़्यादा हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा कम हो रही है, गर्मी कितनी ज़्यादा होने लग गई है। तो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, कितना पोल्यूशन होता है, ये सब कुछ। हम एक ऐसी एज में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास बहुत सारे काम करने के मौके तो हैं, बट उसके साथ-साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, ठीक है? द वर्ल्ड ओवर मोर एंड मोर पीपल वंडर हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी। हम लोग सोच तो रहे होंगे, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये जो ह्यूमैनिटी के साथ सामने प्रॉब्लम्स खड़ी हैं इतनी सारी, इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? हाउ कैन आवर सोसाइटीज लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है वो पीस और हार्मनी के साथ रह सकती है? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ विच वी शेयर। हम इस ब्यूटीफुल अर्थ को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिसको हम सारे लोग मिलकर शेयर कर रहे हैं? एंड प्रोटेक्टेड नॉट फॉर ओनली आवर सेल्स, बट जो यहाँ पे स्पीशीज रहती हैं जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती हैं, उनके लिए हम आज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना? हम ये सब कुछ हमें सोचना चाहिए। These fundamental questions are simple but the answers are not। ये questions तो बहुत ज़्यादा simple हैं, but इसके जो answers हैं वो इन questions, जितने ये questions simple seem करते हैं उतने ज़्यादा इसके answers simple नहीं हैं। They cannot be simple because जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है। डाइवर्स का क्या मतलब होता है? डाइवर्स का मतलब होता है डाइवर्स का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे इंडिया एज ए डाइवर्स कंट्री, तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स के लोग हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं, इस तरीके से, है ना? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारी ह्यूमन सोसाइटी। अगर हम इन आंसर्स को इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को अपने वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली हमें ह्यूमन सोसाइटीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यही है सोशल साइंस। सोशल साइंस इसी का नाम है कि हम लोग अपने आसपास के वर्ल्ड और अपने आसपास की ह्यूमैनिटी को समझेंगे, ठीक है? चलो, हम कहेंगे कि साइंस साइंस का मतलब तो वो होता है ना, एक्सपेरिमेंट्स करना, केमिकल्स मिलाना, बल्ब को जोड़ना, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री। नो, ऐसा नहीं है। साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं। दिस डिसिप्लिन डज यूज साइंटिफिक मेथड्स वेर एवर पॉसिबल। आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखोगे कि जो सोशल साइंस है ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि साइंस को भी यूज करता है जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है, बट इसका जो फोकस है वो ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर ही है। Again, too diverse to allow the kind of set of procedures and fixed result the science comes up with। अब इतनी डाइवर्स है कि हम लोग एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे स्टिक नहीं कर सकते, है ना? ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। साइंस में तो हम लोग क्या कहते हैं, मैंने ये वाला केमिकल और ये वाला केमिकल मिक्स करा तो ये वाला केमिकल बन गया।
लेकिन ह्यूमन सोसाइटी तो इतनी ज़्यादा डाइवर्स है कि अगर मैं कोई भी प्रोसीजर करती हूँ तो उसका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, ये इसका कोई चांस ही नहीं है, ये कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, चलिए। सोशल साइंस हैज मेनी सब डिसिप्लिन्स। अब जो हमारी सोशल साइंस है इसके बहुत सारे सब डिसिप्लिन्स भी है। कौन कौन से हैं? ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और भी हैं बहुत सारे, है ना। अब आप लोग ऐसे मत हो जाना कि मतलब ये सारे टर्म्स हैं क्या, हमने तो कभी सुने ही नहीं। डरो मत, अभी आप बड़े हो रहे हो तो आप लोगों को ऐसे टर्म्स सुनने भी हैं और आप लोगों को ऐसे टर्म्स समझने भी हैं। ठीक है। While you will study some these disciplines in secondary stage, in the middle stage we have avoided this classification. क्योंकि अब आप लोग जब 11th-12th में आओगे तो आप लोग इन टर्म्स को पढ़ोगे, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, इन डिसिप्लिन्स को पढ़ोगे। अभी ये जो आपकी मिडिल एज है, यानी कि अभी जो आपकी मिडिल स्टेज है, ये 6, 7, 8, इसके अंदर हम लोग इसको सब डिवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग ये क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड हम लोगों ने 5 ब्रॉड थीम्स ली हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, पहले पेज पे। पहली थीम कौन सी थी? थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। सबसे पहले मैंने आपको इसी थीम के बारे में पढ़ाया था, है ना। चलो, अब सबसे पहले जो फर्स्ट थीम है इसके अंदर हम ज्योग्राफिकल वर्ल्ड के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे आसपास के ज्योग्राफिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके अंदर पढ़ेंगे अपने प्लैनेट के फीचर्स और किस तरीके से हम जगहों को मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये थीम इम्पोर्टेंट क्यों है? जब हम लोग एक्सीलेंट मैप्स पा सकते हैं एक क्लिक पे अपने फ़ोन पे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कहीं जाना होता है, हम एक क्लिक करते हैं और हमारे आगे पूरा मैप आ जाता है, उसके अंदर जीपीएस आ जाता है और हमें वहाँ पे वो पहुँचा देता है ना। बिकॉज़ हम लोग इसके बारे में पढ़ना क्यों चाहते हैं जब हमारे पास सब कुछ इतना ईज़िली एक्सेसिबल है? क्योंकि जो आप मैप्स देख रहे हो, हमारी जो स्टडी है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा है और कहीं गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ना। हम देखते हैं इसके अंदर ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, जैसे कि ओशंस, माउंटेन्स, रिवर, जिन्होंने हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस को बनाए हैं, हमारी हिस्ट्री से लेके आज। ठीक है, चलो। It is also in India case about how its natural setting has contributed to giving its this ancient civilization a unique identity. हमारे इंडिया से भी यही रिलेटेड है कि किस तरीके से यहाँ की जो नेचुरल सेटिंग है इसने हमारे इंडिया को हिस्ट्री से लेकर आज तक, यानी कि एंशियंट इंडिया से लेकर आज तक एक यूनिक आइडेंटिटी दी है। ठीक है, चलो। अब हमारी थीम भी क्या थी? हमारी टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट। सबसे पहले आप लोगों को पहले भी ये डाउट आया होगा और अब भी आ रहा होगा, टेपेस्ट्री का क्या मतलब है? टेपेस्ट्री का मतलब होता है एक लार्ज पीस ऑफ कैनवस, जैसे कि एक कपड़ा जो कि हम वॉल के ऊपर हैंग करके रखते हैं, जिसके ऊपर कोई ना कोई पिक्चर्स होती हैं, कोई ना कोई डिज़ाइन होते हैं, जो एक तरह से हमें हिस्ट्री के बारे में बताए, वो होती है टेपेस्ट्री। आया समझ में? जिसका कोई ना कोई लिंक हमारी हिस्ट्री से हो, उसी को कहा जाता है टेपेस्ट्री। ठीक है। आर टेपेस्ट्री इज वेयर वी विल बी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द पास्ट बिगनिंग विद इंडियाज पास्ट। अब हमारे यहाँ पे टेपेस्ट्री क्या है? ये जो बुक है, हम यहाँ पे देखेंगे हमारा पास्ट और शुरुआत करेंगे हमारे इंडिया के पास्ट से। बट हम लोगों को पास्ट के बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हम लोगों को तो समझना चाहिए, हमें तो प्रेजेंट में जीना है, हमें पास्ट में क्यों जीना है? बिकॉज हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा जो अंडरस्टैंड करना है प्रेजेंट को, उसका हमेशा से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है हमारे पास्ट से। उस कनेक्शन को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है? पास्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है। हमारे प्रेजेंट जो है वो कनेक्टेड है हमारे पास्ट से। जो पास्ट है वो बहुत बड़ा सोर्स है हमारी आइडेंटिटी का। हम क्या हैं वो हमारा पास्ट बताता है, हमें बताता है कि हम लोग कौन है और कहाँ से आए हैं। द पास्ट इज स्टिल विद अस, इन अदर वर्ड्स, है ना। हमारा जो पास्ट है वो आज तक हमारे साथ ही है।
And since history is unfortunately not all about happy developments, it is useful to understand where people, government और rulers went wrong and why. अब हमेशा तो हिस्ट्री में भी हमने कहते हैं कि हिस्ट्री हमेशा हमारी बहुत ज़्यादा हैप्पी इवेंट से भरी हुई है, तो जो हमारी हिस्ट्री है वो हमारी हेल्प करती है जानने में किस तरीके से गवर्नमेंट ने, रूलर्स ने, है ना, पीपल ने क्या गलतियां करी थी, क्या मिस्टेक्स करी थी, कौन सी किस तरीके से मिस्टेक्स करी थी, ताकि वो मिस्टेक्स से हम लोग सीखें और हम लोग उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। ठीक है, चलो थीम सी क्या थी हमारी? आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। अब हम लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि जो इंडिया है उसका बहुत ज़्यादा रिच और एंशियंट कल्चर है, ये ट्रू है, लेकिन इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, और इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये किस तरीके से मैनिफेस्टेड है। अब और हाँ, और ये जो हमारे इंडियन कल्चर्स हैं, इंडियन हेरिटेज है, ये किस तरीके से आज के इश्यूज को डील करने में हेल्प करती है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए ताकि वो हमारी कल्चरल फाउंडेशन से जुड़ा रहे, है ना। हमारे कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को जानने के लिए ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने इम्पोर्टेंट है। यही करेंगे हम इस थीम सी, आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस थीम में। ठीक है, चलो अब उसके बाद आ जाती है हमारी थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, है ना। सिटीजन्स जो होते हैं किसी भी कंट्री के, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एलैबोरेट सिस्टम है वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट का, जो कि डिफरेंट लेवल्स पे वर्क कर रही है ना। अब चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इस वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के, क्या है इसके कंपोनेंट्स, किस तरीके से हम जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरऑल गवर्नेंस के अंदर, और कौन कौन से डिफरेंट सिस्टम्स हैं हमारी कौन कौन से डिफरेंट सिस्टम्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और अगर हैं डिफरेंट सिस्टम्स तो वो किस तरीके से हमारी कंट्री से डिफरेंट है ना। किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करनी चाहिए। इस थीम को पढ़ने के बाद, इस थीम को समझने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे और लर्न करेंगे कि पॉलिसीज जो होती हैं गवर्नमेंट की, वो हम लोगों को किस तरीके से इफेक्ट करती है, चाहे वो लोकली हो चाहे वो नेशनली। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट थीम के बारे में, जो कि है थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, है ना। अब कोई भी फैमिली जो है वो हैप्पी नहीं रह सकती है अगर उनके पास एसेंशियल डेली लिविंग ना हो, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, पानी का एक्सेस, है ना। और सेकेंड स्टेज में एजुकेशन, है ना। कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती है अगर उनके पास एक प्रॉपर इकोनॉमी नहीं हो, ये सब चीज़ों का एक्सेस लोगों को ना मिल रहा। बट अब हमें सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमी वर्क कैसे करती है। इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, ह्यूज कंट्री है इंडिया, इस जैसी कंट्री पे हमारी इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, मनी एग्जैक्टली होता क्या है, आता कहाँ से है, और किस तरीके से हम मनी को इंक्रीज कर सकते हैं। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसके अंदर लोग अपने आप को एंगेज करते हैं, है ना। क्या नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरीके से मैनेज किए जाते हैं, है ना। इस थीम के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जो हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, चलो अब आप लोगों ने नोटिस किया कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे इन डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर जो मैंने आपको बताए। दैट इज इट शुड बी सोशल साइंस। यही है सोशल साइंस का मतलब, यही है कि आप लोगों का जो माइंड है अब वो इतना एलिजिबल हो गया है कि आप लोग राइट क्वेश्चंस पुट ऑन कर पा रहे हो इस सोसाइटी के लिए, इस वर्ल्ड के लिए। ओनली देन वी कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द राइट आंसर्स। जब हम लोग राइट क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, जब हम लोग राइट क्वेश्चंस आस्क करने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, तभी तो हम लोग राइट आंसर्स भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। दिस also explains the presence of big questions at the start of each chapter
ऑफ दिस बुक। अब जब हम इस बुक के चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, हम लोग चैप्टर ही शुरू करने वाले हैं एक बड़े से क्वेश्चन से, और पूरे चैप्टर खत्म होते होते तक हम लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो। You may be also be introduced to find a game of chess and some ancient Tamil poetry in chapter that apparently deal with geography, a discussion on the use of sari in a chapter on cultural heritage। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग गेम ऑफ चेस के बारे में भी देखोगे इसके अंदर, इस बुक के अंदर तमिल पोएट्री के बारे में भी देखोगे, है ना, और यूज ऑफ साड़ी के बारे में देखोगे, कल्चरल हेरिटेज में हमारा साड़ी का क्या यूज है ना, सेवा के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे। मतलब इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के अंदर हम फेस्टिवल्स का मेंशन भी देंगे। ये बहुत ज़्यादा मिक्स करके हम लोगों ने इस सोशल साइंस को पढ़ा है, ताकि हम हर कॉन्सेप्ट को हर दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंक कर सकते। ठीक है, वी बिलीव इन ब्रिंगिंग एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्स फील्ड्स टुगेदर। मतलब हम लोग डिफरेंट डिसिप्लिन में से, डिफरेंट फील्ड्स में से कॉन्सेप्ट्स को साथ लाकर एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करते हैं जब हम सोशल साइंस को पढ़ते हैं। ठीक है, दिस एनरिच आवर पर्सपेक्टिव। Indeed, life constantly mixes numerous elements together, so why we should not, है ना। हमारी लाइफ भी तो कितने सारे कंपोनेंट्स को साथ में लेकर चलती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब हम लोग डिफरेंट डिसिप्लिन्स के कॉन्सेप्ट्स को साथ में लेकर आते हैं तो क्या होता है, तो हमारी थिंकिंग अच्छे से इंक्रीज होती है, हमारा माइंडसेट अब क्रिएटिव होता है, और हम लोग क्रिएटिविटी से थिंक कर सकते हैं। ठीक है, बाय नाउ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सोशल साइंस क्या है, हम लोग पास्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम अपने प्रेजेंट को बेटर बना सकें। और यही है सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ का दूसरा नाम है अपनी आसपास की हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, और एक तरीके से ये एक एडवेंचर ही है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। यही था हमारा सोशल स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन क्या है, सोशल साइंसेस क्या है। आई होप आप लोग अच्छे से इसको लेके क्लियर हो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ के बारे में पढ़ाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ये नेक्स्ट वीडियो देख सको। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट्स को डाल दो। मैं अपने आप उन कमेंट्स को या तो आंसर कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 करवाऊंगी तो उसके अंदर आप लोगों की क्वेरीज को आंसर कर दूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।